नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुटेक पाठशाला में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 के विज्ञान विषय का प्रथम अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में ये द्वितीय पार्ट है। इससे पूर्व के पार्ट में हमने अध्ययन किया था पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पदार्थ के कणों के गुण और पदार्थ की अवस्थाएं जैसे 3 थी: ठोस, द्रव और गैस। तो आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का अवस्था परिवर्तन, मतलब कि ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों जो अवस्था हैं इनमें आपस में भौतिक परिवर्तन संभव है। दाब और ताप, ये दो ऐसे कारक हैं जिसके द्वारा इन पदार्थों के भौतिक अवस्था में परिवर्तन संभव होता है। तो सबसे पहले हम इसकी पारिभाषिक शब्दावली जैसे ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण, वाष्पीकरण, संगलन, जमना, ये जो पारिभाषिक शब्दावली प्रयोग की जाती है ये क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। इससे पूर्व हमने अध्ययन कर लिया था कि ठोस, द्रव और गैस में इनके कणों की स्थिति क्या रहती है, इनकी दूरी क्या रहती है और कारण क्या है, ये हमने अध्ययन उसमें कर लिया था। तो आज हम इसकी पारिभाषिक शब्दावली में जाएंगे। तो सबसे पहले आता है संगलन। ये संगलन यहाँ लिखा है। तो संगलन इसको क्या कहते हैं? गलना भी कहते हैं सिंपल शब्दों में। फिर इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? मेल्टिंग कहते हैं या फ्यूजन कहते हैं। ये संगलन, गलना या मेल्टिंग क्या है? अब यहाँ भी आप देख रहे होंगे तीर का निशान कि ठोस से द्रव अवस्था में, जब ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं संगलन। तो यही इसमें लिखा है कि ये एक भौतिक प्रक्रिया है। ये सारी की सारी जो है वो भौतिक प्रक्रियाएं ही हैं, चाहे ये गैस से ठोस में परिवर्तन हो, चाहे ठोस से द्रव में हो, या फिर द्रव से गैस में, या फिर वाइस वर्सा, जिसमें भी हो ये सारी की सारी भौतिक प्रक्रिया ही हैं। जिसमें क्या होता है कि एक ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठोस से द्रव में बदलना संगलन कहलाता है या गलना कहलाता है। जैसे बर्फ़ होती है, बर्फ़ का गलना, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेल्टिंग और फ्यूज़न। तो बर्फ़ का जो है, बर्फ़ है वो द्रव में या फिर कहिए पानी में जब बदलती है वो 273.15 केल्विन या फिर इनको कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो बर्फ़ है वो पानी में बदलना शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं संगलन या गलना। फिर आ जाता है जमना। ये जो जमना है यहाँ पे वापस द्रव से ठोस में बदलना, तो इसको जमना को और क्या कहेंगे? हिमीकरण भी कहते हैं, हिम में बदलना। फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन, इसको ये भी कह सकते हैं। तो ये भी क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि जो द्रव पदार्थ है वो ठोस अवस्था में बदल जाता है। द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है एक निश्चित बिंदु पे। वापस यही ले आए हम कि जो जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर बर्फ़ में बदल जाता है। इसको कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग, हिमीकरण, जमना। ये सब एक ही शब्द के अलग अलग नाम हैं। फिर आ जाता है क्वथन, वाष्पन या उबाल, या फिर इसको कहते हैं बॉइलिंग। बॉइलिंग ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा हमें। वाष्पन या वाष्पीकरण, इसको वाष्पन भी कहेंगे या फिर वाष्पीकरण। इसी को हम और क्या कहेंगे? बॉइलिंग। तो बॉइलिंग भी क्या है? एक भौतिक प्रक्रिया है पहले तो, और किसी द्रव के क्वथनांत बिंदु तक गर्म हो जाने पर उसकी सतह से तेजी से वाष्पीकरण होता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक द्रव का, ये जो कोई द्रव है इस पर वायुमंडलीय दाब भी होता है। और जैसा कि पूर्व में हमने अध्ययन किया था कि कोई भी कण है ये जो है आपस में बंधे रहते हैं आकर्षण बल द्वारा। और ये जो कण हैं आपस में कंपन भी करते हैं ऊष्मा पाकर। तो ये इनके ऊष्मा पाकर ये जब कंपन करने लगते हैं तो इनकी जो गतिज ऊर्जा है, वायुम दाब है, जो वायुमंडलीय दाब ऊपर पड़ता है उसके बराबर हो जाती है। जब गतिज ऊर्जा, इनके कंपन की ऊर्जा या गतिज की ऊर्जा जब ज़्यादा हो जाती है तब
उसके बराबर होते ही उसमें फिर वो वाष्पन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उससे पूर्व वाष्पन की नहीं होगी। तो जैसे ही ताप बढ़ जाए तो उस समय इनमें कंपन की गति बढ़ जाती है, और जब ये कंपन की गति वायु दाब के बराबर हो जाती है तो फिर इसका वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। तो क्वथन, वाष्पन, उबाल, ये क्या है कि एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी एक बिंदु पर, ताप के बिंदु पर द्रव का है जो गैस में परिवर्तन हो जाता है। संघनन, संघनन या इनको कहेंगे कंडेंसेशन। तो संघनन क्या है, यहाँ दिखाई दे रहा है, गैस से द्रव, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें गैस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, गैस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये कहते हैं कि ये वाष्पन के विपरीत प्रक्रिया है। वाष्पन, ये जो वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण में क्या था, द्रव अवस्था गैस में परिवर्तित हो रही थी। अब इसमें जो संघनन में क्या होता है, गैस है वो द्रव में परिवर्तित होती है। जैसे जो बादल बनते हैं, वर्षा हो जाती है, वो क्या होता है, गैस से द्रव अवस्था में बदलना होता है, इसको कहते हैं संघनन। तो बादल किससे बनते हैं, संघनन की प्रक्रिया से। तो इसको और क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कंडेंसेशन। इसके बाद में ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। ऊर्ध्वपातन यानी ठोस से गैस बदलना, और गैस से सीधे ठोस में बदलना निक्षेपण कहलाता है। तो इसमें इन दोनों ही प्रक्रियाओं में एक जो द्रव अवस्था बीच में आनी चाहिए थी वो नहीं बदलता। जैसे ठोस, द्रव एवं गैस, सामान्यतः जो परिवर्तन होता है वो होता है ठोस से द्रव, द्रव से गैस। लेकिन ऊर्ध्वपातन में ये जो बीच में जो द्रव अवस्था आती है ये नहीं आती है, ठोस सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। तो एक भौतिक प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस गैस बन जाते हैं। इसका उदाहरण है कपूर, जिसमें ये कपूर है ठोस से सीधा गैस में और गैस से सीधा वापस ठोस में। और जब ये उल्टा होता है तो इसको कहते हैं निक्षेपण या फिर डिपोजिशन, या फिर इसको कहते हैं डी सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन का उल्टा। तो प्रक्रिया जिसमें कोई गैस है वो ठोस बन जाती है। तो ये हो गया ये शब्दावली जो 6 है कुल, संकलन, जमना, वाष्पीकरण या वाष्पन, संघनन, और फिर ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण। तो ये शब्दावली समझने के बाद में हम आएंगे कि ये जो पदार्थ में अवस्था परिवर्तन है इसके मुख्य कारक जो दाब और ताप है ये किस प्रकार से इसको प्रभावित करते हैं, ये कारक किस तरह से इसको प्रभावित करते हैं कि ये इसमें अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन पर ताप परिवर्तन का प्रभाव, तापमान में जो परिवर्तन होता है उसकी अवस्था के परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ठोस, द्रव और गैस, ठोस को जब ऊष्मा दी जाती है तो वो क्या बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है, और द्रव को जब और ऊष्मा दी जाती है तो वो गैस में बदल जाता है। तो इसका एक उदाहरण है, जैसे बर्फ़ है उसको ऊष्मा दी जाती है तो क्या बन जाता है, पानी में परिवर्तित हो जाता है, और पानी को जब ऊष्मा दी जाती है तो वो किसमें, वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन जैसे ही उल्टा करते हैं हम कि इसका वाष्प का जब शीतलन होता है तो वो पानी में परिवर्तित हो जाता है, और पानी का जब शीतलन होता है, शीतलन मतलब उसका टेम्परेचर या तापमान नीचे लाने पर वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। अब ये कब होता है कि पानी से बर्फ़ में बदलना या पानी से वाष्प में बदलना, तो एक तापमान का एक बिंदु होता है जहाँ से कोई भी अवस्था है वो दूसरी अवस्था में परिवर्तित होती है। तो उसमें जैसे ठोस है वो एक निश्चित बिंदु पर द्रव में बदलता है। वो बिंदु क्या है, जैसे ठोस जब द्रव में बदलता है मतलब गलना, वो प्रक्रिया क्या है, गलना। तो उसका एक बिंदु होता है जिसको कहते हैं गलनांक बिंदु। उस बिंदु पर जैसे बर्फ़ है वो 273.15 केल्विन पर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव में बदल जाता है, इसको कहते हैं गलन। यहाँ पे ठोस से द्रव में बदलना, इसको गलनांक बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु से ये परिवर्तन होता है उसको कहते हैं गलनांक बिंदु। अब आगे देखो, द्रव से गैस में, ये भी एक निश्चित बिंदु पर गैस में परिवर्तित होता है तो इसको कहते हैं क्वथनांक बिंदु।
यानी कि जिस पे उबाल आना शुरू हो जाए। ये पानी का जो उबाल आना शुरू होता है वो होता है 373.15 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। इस पर ये उबाल आना शुरू हो जाता है, यानी कि क्वथनांक बिंदु जो द्रव का है, पानी का है, वो यह है। और अलग अलग द्रवों के अलग अलग क्वथन बिंदु होते हैं, तो गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो बिंदु है, गलनांक बिंदु हो चाहे क्वथनांक बिंदु हो, वो तापमान का वह बिंदु है जिसमें उसकी अवस्था परिवर्तन दूसरे में होती है। अब ये जो प्रक्रियाएं होती है उसका कारण क्या है, कैसे ये संभव है, तो हम उसमें जाएं तो उसमें आता है कि सबसे पहले जब ताप में परिवर्तित होता है, यानी कि तापमान बढ़ाया जाता है, तो जो भी पदार्थ है उसकी कणों के बीच में गतिज ऊर्जा वो जो है बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच में जो कंपन होता है, ऐसे वो कंपन है वो भी बढ़ जाता है। वो बढ़ने से क्या होगा कि कणों के बीच में जो आपस में आकर्षण बल जो होता है उसको वो पार कर जाते हैं। कंपन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उनका आकर्षण बल को वो पार कर जाते हैं, जिसके कारण एक जो अवस्था है दूसरी अवस्था में वो चले जाते हैं। तो ये कारण है तापमान परिवर्तन के कारण किसी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन होना। संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये दो शब्दावली है जिसका अध्ययन हमें आवश्यक है कि गुप्त ऊष्मा जो है वो क्या होती है। तो गुप्त ऊष्मा का यह अर्थ है कि जब भी अवस्था परिवर्तन होता है ठोस से द्रव या द्रव से गैस में, जिस बिंदु पर भी अवस्था परिवर्तन होता है उस बिंदु पर, जैसे गलन बिंदु या फिर क्वथन बिंदु, उस बिंदु पर अतिरिक्त ऊष्मा द्वारा जो पदार्थ है अगली अवस्था में परिवर्तित होता है। तो पीछे की जो अवस्था और आगे की अवस्था उसमें कुछ अतिरिक्त ऊष्मा उस कणों में होती है, तो उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो जैसे संगलन, कोई भी पदार्थ संगलन जब होता है, उसका गलन होता है, तो वो अतिरिक्त ऊष्मा लेकर उसमें अवस्था में परिवर्तित करता है। तो जैसे वायुमंडलीय दाब पर, ये हमेशा जो भी होगा वायुमंडलीय दाब पर ही होता है। सामान्य वायुमंडल दाब जितना भी होता है मिलीबार में, तो उस वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो गलन के लिए यहाँ से जैसे द्रव में बदलना है, जिस बिंदु इस बिंदु के इधर, तो ये गलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा चाहिए 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने के लिए, तो उसको कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि ये अतिरिक्त ऊष्मा है जो उसमें अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा जो है बर्फ़ के कणों से अधिक होती है। तो ये निश्चित रूप से बर्फ़ क्या है, ठोस है, और ये द्रव है। तो अतिरिक्त ऊष्मा लेने पर ये बिल्कुल द्रव के जो कण हैं वो ठोस के कणों से ज़्यादा ऊष्मा वाले होंगे। इसी प्रकार वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, यह होता है द्रव से गैस में बदलने पर कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव के उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा कितनी जो है गैस में बदलने के लिए चाहिए, जो भी 1 किलोग्राम द्रव है उसको, तो ये वाष्पन की या फिर क्वथन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और यही कारण है कि एक प्रश्न आता है कि जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति भाप से जलता है या गर्म पानी से, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर दोनों ही तापमान पर है, गर्म पानी भी है और भाप भी है, किसी भी व्यक्ति पर गर्म पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस डालते हैं या फिर जब कभी भाप का लगता है उसी डिग्री पर, लेकिन भाप से जलने वाले व्यक्ति ज़्यादा जलन होती है उसको, उसका कारण है कि भाप में जो है अतिरिक्त जो ऊष्मा होती है, गुप्त ऊष्मा होती है, उसके कारण शरीर को नुकसान ज़्यादा होता है। तो यही कारण है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि भाप से ज़्यादा क्यों जलन होती है, जबकि उसी डिग्री या उसी तापमान पर जो गर्म पानी डाला जाता है तो उससे कम होती है। तो ये गुप्त ऊष्मा है, उसी के कारण सारा कुछ होता है। तो ये हमारा उत्तर होगा इसका। दाब परिवर्तन का अवस्था परिवर्तन पर प्रभाव।
तो दाब से क्या होता है, जैसे दाब अगर बढ़ाते हैं तो कणों के बीच दूरी है वो घटेगी और उससे अवस्था परिवर्तन होगा। जैसा कि हमें पता है पदार्थों में जो कण हैं वो अलग अलग अवस्था में अलग अलग दूरी पर है। जैसे ठोस में आकर्षण बल अधिक है कणों के बीच में, तो उनके बीच में जो दूरी है वो कम है। फिर द्रव है, तो द्रव में कणों के बीच थोड़ी अधिक है और आकर्षण बल उनका थोड़ा कम होने के कारण दूरी ज़्यादा है। फिर उससे ज़्यादा गैस में बिल्कुल नगण्य आकर्षण बल होने के कारण उनकी दूरी ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही दाब बढ़ाएं, अगर ये गैस लें हम और इसमें जैसे मान लिया कि ये कोई सिलेंडर है, इसमें पिस्टन द्वारा इसको ये यहाँ गैस ले ली, इसको जब हम दबाते हैं तो ये इसके कणों की दूरी घट जाती है। कणों की दूरी घट जाने क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है, आयतन है, वो कम हो गया तो इसका जो कणों के बीच दूरी थी वो घटती जाती है और घटने जाने पर ये अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दाब बढ़ाने पर कणों की जो दूरी है वो कम होने पर अवस्था में परिवर्तन संभव होता है। एक उदाहरण लिया जाता है CO2 का, जिसको कहते हैं ड्राई आइस या फिर शुष्क बर्फ। इसमें क्या होता है कि जो CO2 है इसको उच्च दाब पर सिलेंडर में भरा जाता है। जब कभी सिलेंडर में से इस CO2 को निकाला जाता है, क्योंकि ये उच्च दाब पर होती है तो ये ठोस अवस्था में होती है उसके अंदर, और जैसे ही इसको तापमान पर इसको नोजल खोला जाता है तो ये द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही गैस में बदल जाती है। और इस प्रकार वहाँ पर कोई आग या ऐसी कोई दुर्घटना हुई है तो उस पर ये रोकथाम के लिए काम आता है। तो इस प्रकार ये इसको ड्राई आइस कहते हैं। तो दाब द्वारा अत्यधिक दाब बढ़ाने पर कोई गैस है वो ठोस में भी परिवर्तित हो जाती है और द्रव में भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे एलपीजी क्या है, उच्च दाब पर जो गैस होती है पेट्रोलियम गैस, उसको ये क्या होती है, दाब ज़्यादा करने पर ये क्या द्रवित होती है, इसको कहते हैं द्रवित, यानी कि इसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो और इससे ज़्यादा बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगी और बर्फ ठोस में भी बदल सकती है। तो दाब में परिवर्तन द्वारा भी अवस्था परिवर्तन संभव है और ताप में परिवर्तन द्वारा भी अवस्था परिवर्तन। वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन, या इसको कहेंगे इवेपोरेशन। तो एक तो वाष्पीकरण की परिघटना क्या है और दूसरा इस वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो पहले वाष्पीकरण क्या है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है, सतह से होने वाली परिघटना है। उसमें क्या होता है कि सतह के कण पर्याप्त ऊष्मा ग्रहण कर उसके बीच के परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं। आकर्षण बल को क्या कर लेते हैं, उसको पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है कि द्रव में जो कण हैं आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। यद्यपि ठोस ऊर्जा से कम होता है आकर्षण बल, लेकिन एक आकर्षण बल द्वारा ये कण है जो आपस में बंधे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये सतह के कण है ऊष्मा प्राप्त करते हैं तो इनके बीच में कंपन बढ़ जाता है। जो कंपन बढ़ने के कारण क्या होगा कि ये कंपन है जो वायु दाब जो है उसको पार कर जाते हैं, जिसके कारण ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। ये वाष्पीकरण हमेशा द्रव के सतह से ही होगा। तो ये आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प में अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। अब देखो उसका उदाहरण क्या है। तेज हवा या अधिक जो ताप होता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। फिर आ जाता है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है जो वाष्पीकरण की इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो सतह का क्षेत्रफल कितना, उसका एरिया, या फिर उसका तापमान, फिर आर्द्रता, या फिर वायु की गति। ये चार ऐसे कारक हैं
जो वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। सतह का क्षेत्रफल, जैसे क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जैसे सूखे गीले कपड़े उसको अगर हम फैलाकर सुखाते हैं तो जल्दी सूखते हैं, और उसको फैलाते नहीं है तो वो देर से सूखते हैं। इसी प्रकार और भी जब एरिया ज़्यादा होगा तो जो सतह का क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण है वो ज़्यादा होगा। तापमान, तापमान क्या होगा, ताप जब बढ़ाएंगे, ताप अधिक होगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण तीव्र होगा, और ताप कम होने पर वाष्पीकरण है वो कम होगा। उसी प्रकार आर्द्रता है, आर्द्रता अगर वायुमंडल में ज़्यादा है, अधिक होने पर वाष्पीकरण है वो कम होगा। आर्द्रता अगर अधिक है तो वाष्पीकरण है वो कम होगा, ये उल्टा होगा उसका, क्योंकि जो दाब है उसका वो बढ़ जाने से जो कणों की गति है वो उसके बराबर पार नहीं कर पाएगी, तो उसका क्या होगा कि वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। फिर वायु की गति, वायु की गति अगर अधिक है तो क्या होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा, और कम होने पर वाष्पीकरण कम होगा। तो देखा होगा कि जब तेज़ गति की हवा होती है तो उस समय जो कपड़े हम सुखाते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। इसी प्रकार एक और कंसेप्ट है वाष्पीकरण से शीतलता। शीतलता मतलब ठंडापन आना। ठंडापन कैसे आता है, जैसे यही उदाहरण हम लें कि वाष्पीकरण में जो ऊपर के ये जो सतह के कण हैं वो ऊष्मा पाकर अतिरिक्त ऊष्मा अपने नीचे के कणों से भी लेते हैं और ये वाष्प में बदल जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि नीचे के कणों का तापमान है वो कम हो जाता है। इसको कहते हैं वाष्पीकरण के से शीतलता। ये अतिरिक्त ऊष्मा भी लेकर वाष्प में बदल जाते हैं, तो नीचे तापमान जो नीचे के कणों को होता है वो कम रहता है। इसी प्रकार ये नीचे के कण भी वही परिघटना करते हैं, तो कुल मिलाकर ये जो द्रव है इसका तापमान कम रहता है, जबकि ये इसका वाष्पीकरण होने से जो द्रव है उसका तापमान कम हो जाता है। इसको कहते हैं वाष्पीकरण से शीतलता। जैसे एसीटोन, या फिर एक और होता है स्पिरिट। स्पिरिट क्या होता है, जब शरीर पर लगाते हैं तो वो जल्दी से उड़ता है और इधर उधर की वो जो वाष्प है उसको ऊष्मा को सोख लेता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। तो इसको कहते हैं वाष्पीकरण से। तो आज ये हमारा पाठ पूरा होता है। इसमें सारे बिंदु लगभग हमने शामिल किए, समझाने की कोशिश की, और इसके संबंधी और भी कोई आपके क्वेरीज रह गई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये इनका लाभ भी उनको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।